नमस्कार। ओम शांति। मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही है। लोग आमतौर पर समझते हैं कि डिप्रेशन बहुत ही कॉमन बीमारी है। सही भी है, परंतु जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि प्रतिदिन अगर हम करीब 20 पेशेंट देखते हैं तो मैंने पाया है कि सबसे ज़्यादा ओसीडी के पेशेंट्स हैं। इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि जिसमें कोई ना कोई बात का बार बार रिपीटेशन होता है, जिसको कहते हैं लोग उससे ऑब्सेस हो जाते हैं। और जो सबसे कॉमन है वह है बार बार हाथ धोना, बार बार पैसे गिनती करना, ताला चेक करना। वो व्यक्ति करता ही रहता है, उसको तसल्ली होती ही नहीं। हो सकता है कि 8 घंटे तक भी स्नान करे, उसको ऐसा ना हो कि भाई मैं ठीक से साफ हो गया। तो ये एक तो उसमें ऑब्सेशन होता है, फिर कुछ कंपल्शन भी होता है। एक तो विचार आएंगे और फिर उसके लिए वो कुछ करता है, जिसको कहेंगे कंपल्शन। अजीब से हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और उसकी बीमारी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बहुत ही कॉमन है। अभी वास्तव में कई बार तो वह जो बातें बोलता है वो हमने पहली बार सुना होता है। करीब मैं 40 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, परंतु हो सकता है कि हमने पहली ही बार उसके जो लक्षण थे वह सुने। वो तो जब पेशेंट वर्णन करता है कि मुझे यह हो रहा है या मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, तब हमें पता चलता है कि यह बीमारी है। तो मुख्य रूप से इस बात को समझना है। और ये सभी को होता है, ऐसा नहीं है कि भी ये किसी को ज़्यादा किसको कम। बुढ़ापे में भी यह काफ़ी होता है। तो इसलिए इस बीमारी से इम्पोर्टेंट तो है बचना। फिर अगर हुई भी है तो उससे हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो कोई भी बात आप खुद देखिए कि उसका अगर रिपीटेशन हो रहा है। और एक जो बहुत ही कॉमन है, लोग कहते हैं कि हमको भगवान के बारे में भी गंदे गंदे विचार आते हैं। व्यक्ति बार बार भगवान से माफी मांगता रहता है। कहीं स्वास्थ्य के बारे में भी किसको ऑब्सेशन हो सकता है। आज ही अमेरिका के हमारे एक पेशेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी कि जिसमें उसने कहा कि मुझे बार बार ये आता है कि मुझे कोई बीमारी होगी। यहाँ तक उसने कहा एक बार मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और थोड़ा भी मैं ज़्यादा ये हो गया, अरे मेरे को कुछ हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। वो बार बार विचार आएगा और फिर जब तक वो चेकिंग नहीं कराएगा उसको तसल्ली नहीं होगी। ऐसे भी हमने पेशेंट देखे हैं कि जिसके समझो कि 200 कार्डियोग्राम हो गए। अच्छा डॉक्टर तो कई बार फिर ये बोलता है कि मेरे पास कभी भी नहीं आना, अभी तुमको मनोचिकित्सक की ही ट्रीटमेंट लेनी है, मेरी तुम्हें आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक आप सच नहीं मानेंगे, एक पेशेंट को ऐसा होता था, वो डॉक्टर के पास क्लिनिक में चला जाएगा, डॉक्टर उसका कार्डियोग्राम लेंगे और फिर बोलेंगे सब नॉर्मल है, तो एकदम ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। इवन डॉक्टर ने यहाँ तक उसको बोल दिया कि एक है ना, मेरा फोटो लेके जाओ, घर में लगा दो, और जब भी ये हो ना, फोटो के आगे खड़े हो जाना और ये सुनना कि मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि तुमको कोई हार्ट में तकलीफ नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। ये एंग्जाइटी में भी हो सकता है एक प्रकार से। कैसे ओसीडी है ना, वो एक बीच की बीमारी है कि कुछ ऐसे मरीज है कि जिनको वह एक रियलाइजेशन होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। जैसे कि भी मेरे हाथ तो स्वच्छ ही है, मैं फालतू इसको धो रहा हूँ। परंतु कई ऐसे मरीज होते हैं कि जिनको उसका एहसास नहीं है, जिनको उसका रियलाइजेशन नहीं है, तो तब फिर उनको ठीक करना और भी मुश्किल होता है। और ये जो ओसीडी है उसके पीछे का जो एक जड़ देखी गई है वो अधिकतर एक पाप की भावना में होती है। व्यक्ति को लगता है कि मैंने कुछ पाप किया, मैंने कुछ बुरा किया, और अब उस पाप से मुक्त होने के लिए
तो कहेंगे वो पाप को धोने के लिए वो बार बार कुछ कुछ करता है। वास्तव में हाथ तो उसके स्वच्छ ही है, परंतु उसे लगता है कि तब ही होगा। और यह जिसको ये बीमारी नहीं है वो शायद हंसेगा भी, परंतु वास्तव में ये सारी जो चीजें ना सबकॉन्शियस मैकेनिज्म्स होती है। यहां तक कितना भी समझाओ। मेरी एक पेशेंट है, काफी बूढ़े हैं, जब उनका सुनते तो लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि उसको तो लगता है कि मैं बहुत पापी हूं, मुझे कोई माफ नहीं कर सकता। कई बार तो मैंने समझाया, फिर मैं भी थक गया। मैंने कहा देखो अभी तुम जब तक इस पर काम नहीं करोगे तो तुम अपना रास्ता ढूंढो कि यह जो पाप की भावना है उससे तुम्हें मुक्त होना है। और थोड़ा सा ये भी अगर हम समझ ले कि चलो ये मान भी लिया कि भी आपने पाप किया, तो अभी करना क्या पड़ेगा कि भी आगे ये न हो उसका ध्यान देना है, और उससे कुछ शिक्षा लेकर के औरों को भी आप मदद करो तो वो कॉम्पेंसेट भी कहीं हो जाएगा। और बहुत सारी तो चीजें ऐसी है कि जिसमें कुछ भी पाप नहीं है, वो व्यक्ति की अपनी ही गलत मान्यता है। उसकी जो गलत मान्यता है उसके कारण उसे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने किया वह बुरा किया। वो वास्तव में नॉर्मल हो सकता है। उसी प्रकार के अगर 100 लोगों को देखो तो उसमें 80-90 लोगों को उस प्रकार के विचार आते होंगे, वैसा कुछ न कुछ उन्होंने किया होगा। तो इसलिए यह एक जड़ है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। फिर यह भी कहा गया है कि और एक छोटा सा कई बार कि जब पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बचपन में अगर पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्टली बच्चों को बड़ा किया है, तो तब भी उनको बड़ा होने के बाद वो ओसीडी होने की जो संभावना है वो बढ़ सकती है। ये बीमारी थोड़ी सी जेनेटिक भी है, क्योंकि जो 2 जुड़वा बच्चे होते हैं कि जो एक ही कोशिका से बने हैं, जिसको कहेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, तो उनमें अगर एक को ओसीडी है तो दूसरों को होने की संभावना ऑलमोस्ट 85% है। तो कहीं ना कहीं जीन्स का भी थोड़ा सा रोल अवश्य है। और अब यह समझना चाहिए कि होता क्या है, लोग भी जानना चाहते हैं। भले ये मेडिकल साइंस है लेकिन फिर भी समझना अच्छा है। एक तो ब्रेन के केमिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का डिस्टर्बेंस यह निर्माण कर सकता है। और दूसरा, फंक्शनल एमआरआई से ब्रेन के कौन से पार्ट इन पेशेंट्स में कैसे काम करते हैं उस पर भी अभ्यास किया गया। तो उस अभ्यास को अगर आम व्यक्ति की भाषा में समझाना हो तो एक तो मस्तिष्क का अपना फ्रंट का पार्ट है जिसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और एक बीच में पार्ट है जिसको कहा गया एमिग्डाला, और एक पार्ट है कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वह तर्क से सोचता है, या तो उसका तर्क के साथ संबंध है कहेंगे, और एमिग्डाला है वो इमोशनल है। तो इसमें व्यक्ति के इमोशनल इतने हावी हो जाते हैं कि उसका तर्क साइड में रह जाता है। उसको खुद मालूम है कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो क्या से क्या तर्क लगाते पता नहीं। देखो एक और पेशेंट की आपको बात करता हूं, इसमें पूरी किताब लिख सकते हैं कि वो ऑफिस से घर आएगी तो सोचेगी कि कहीं ना कहीं तो कुछ गंदा लगा ही है, तो घर में जाने के बाद हाथ धोना ऐसा नहीं, वह अपने घर में एंटर होगी उससे पहले रेडी एक फ्रेश सॉक्स रखेगी, वो वाले सॉक्स पहले ही निकाल देगी, फिर वो वाले वो पहनेगी, और फिर तुरंत जाके बहुत बार हाथ धोएगी, और ऐसा सबको कराने को मजबूर करेगी। अपने बच्चों को, पति को, सबको बोलेंगे कि ये करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा। वो किसको लगा होगा, किसका कहीं लग गया होगा, उसका फिर मुझे लगा होगा। कि जो संभावना देखो तो 0.001% भी नहीं है।
और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, परंतु जब तक वो ये नहीं करेंगे उनको शांति नहीं मिलती। तो यह जो समझा रहा था मैं कि एमिगडाला बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और दूसरा जो मैंने कहा कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और जो एक कॉर्डेट न्यूक्लियस है उसके बीच में अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम सब कुछ ठीक से करते हैं, परंतु बीमारी में वो कम्युनिकेशन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है और फिर व्यक्ति कंफ्यूज होता है। और एक है सिंगुलेट गायरस, वो भी एक दिमाग में बीच में पार्ट है, तो वहां पर डिस्टरबेंस होने से भी ओसीडी होने की संभावना बढ़ जाती है। बोले टेक्निकल बात है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, परंतु जब मैं आपको उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा तब शायद ये जो चीजें हैं वो आपको कहीं मदद रूप हो सकती है। अब करना क्या है, इसका कहा गया है कि जो मूल जो सब लोग करते हैं अधिकतर, तो वह यह है जिसको कहा गया है कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, कि जो प्रकार का भी ओसीडी है व्यक्ति को उसको एक्सपोज करो, उसको लगे कि मेरा कहीं हाथ लग गया गंदा हो गया तो वहां पर उसको एक्सपोज करो। मेरे पास एक पेशेंट आते, कई बार आए, कुछ उसको फायदा भी काफी हो गया है, वो ये कहेगा कि भाई राइट हैंड से ही दो या लेफ्ट हैंड से ही दो। समझो उसके मन में आ गया कि राइट हैंड, हमने लेफ्ट हैंड से दिया तो वो बेचैन हो जाएगा। अगर उसने भी वो जो भी उसको वहां मैसेज मिलता है थोड़ा भी इधर उधर किया तो गड़बड़ा, वो और अंदर में आता है। दूसरे एक डॉक्टर मेरे पेशेंट है कि जो होम्योपैथी के एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि मेरा घर और क्लिनिक सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पे, मैं आराम से चल के जा सकता हूँ, परंतु मुझे जाने में 2 घंटे भी लग सकते वहां पर, क्योंकि जैसे मैं नीचे उतरता हूँ अंदर में मैसेज आता है कि अभी यहाँ 4 राउंड लगाओ। अगर 4 राउंड नहीं लगाएंगे तो कुछ बुरा होने वाला है। और थोड़ा आगे जाएगा फिर आएगा अभी पीछे चल 5 कदम, पीछे नहीं चलेगा 5 कदम तो कुछ बुरा होने वाला है, और व्यक्ति को करना ही पड़ता है। तो बहुत सारा उसका टाइम वहां पर बीत जाता है। तो ये जो सारी ऐसी जो का सारे भी ओसीडी है, एक तो हमें उसको वहां पर एक्सपोज करना है और फिर रिस्पॉन्स को करने नहीं देना है, भले कुछ भी हो जाए। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि देखो कुछ भी हो जाए तुम मरने वाले नहीं हो, मैं तुमको गारंटी देता हूं। भले तकलीफ होगी, आपको अंदर में बेचैनी होगी, होगा करो करो करो, नहीं करो तो तकलीफ होगी, आप एकदम डिस्टर्ब हो सकते, डिप्रेस भी हो सकते, परंतु जितना आप नहीं करेंगे उतनी आपकी विजय है। जितना आप कहेंगे कि उसको मान लेंगे, आप हार जाएंगे, उतना ही आपकी ये बीमारी बढ़ने वाली है। तो जितनी भी आप में शक्ति है, स्टेप बाय स्टेप भी इसको एक्सपोज करो, वो परिस्थिति को सामने लाओ और उसे करना नहीं। जैसे और एक होता है कि कई लोग अगर जा रहे हैं ना तो गाड़ी के जो नंबर होते बार बार वो रिपीट होता ही रहेगा, वो व्यक्ति बेचारा थक जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो तब पक्का कि एक बार आया चलो तो मैं आंखें बंद कर लूँ, कहीं और देखूं, परंतु वो गाड़ी का नंबर मुझे रिपीट नहीं करना है। भले मैं भी मानता हूँ, अधिकतर पेशेंट कहते हैं कि सर बोलना बहुत इजी है, करना मुश्किल है, परंतु एक बार तय करो कि ये दुश्मन है, उसके साथ मुझे लड़ना है स्टेप बाय स्टेप भी। जितनी हार मानेंगे आप कभी भी बीमारी पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी इसमें अधिकतर हम क्या करते हैं कि उसके लेवल भी हम निर्णय कर सकते हैं, कम से कम, थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, फिर एक एक को उसे एक्सपोज कराओ। एक टेक्निक है कि जिसमें उसको मानसिक रूप से एक्सपोज कराते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वह सत्य और कल्पना का भेद नहीं कर पाता है। दिमाग के लिए कल्पना भी सत्य है, तो इसलिए उससे हम विजुअलाइज करने के लिए कहते हैं।
कि आप चित्र निर्माण करो कि अभी अभी वो परिस्थिति मेरे सामने आई है और मुझे वह करना नहीं है, ऐसा भी वो बार बार करे, तब भी ब्रेन में वही मैसेज पहुंचेगा। ब्रेन में जो सर्किट्स निर्माण होते हैं वह सही सर्किट निर्माण होगा। और एक अच्छी टेक्निक यह है कि अच्छे से रिलैक्स हो करके फिर अपने आप का ये एनालिसिस करो कि भी कहीं गिल्ट फीलिंग आई या कहाँ से आया, कौन सी बात ने ये किया। कई बार उसको कारण मिल सकता है आपको। ये की बहन का एग्जाम्पल है कि उसको जो ओसीडी था, हमने पहली बार सुना था कि उसका छोटा बच्चा था, वो बार बार चेक करेगी कि कहीं वॉशिंग पाउडर तो नहीं, कहीं वॉशिंग पाउडर तो नहीं, कहीं वॉशिंग पाउडर तो नहीं। अपने को ऐसा लगेगा कि भी माँ को डर है कि बेटे को वॉशिंग पाउडर उसके मुंह में आ जाएगा, वो खा लेगा और बीमार हो जाएगा। परंतु भी प्रश्न है कि वॉशिंग पाउडर ही क्यों, जहर क्यों नहीं। तो जब थेरेपी कर रहे थे, बड़ा टाइम लगता है, वो एक ही बार में नहीं होता है। जब कर रहे थे तो यह कारण उसका मिला कि जब उसकी शादी हुई और वो ससुराल गई तो एक बार उसको चाय बनाने के लिए बुलाया गया। तो चाय बनाने के लिए गई तो गलती से उसने शुगर के बदले वॉशिंग पाउडर डाल दिया, और जब किसने पिया तो कहा रही क्या है, तो उसको पता चला माय गॉड मेरे से इतनी बड़ी गलती है। उसने कहा वो तो बात मैं भूल गई। उसके बाद और चीज़ों में बिजी हो गई, सब कुछ भूल गई। परंतु करीब 6 साल के बाद जब यह बच्चा हुआ, वो भी करीब 1-2 साल का हुआ, थोड़ा एक्टिव हुआ, तब मेरे को ये वापस आ गया। तो जैसा क्या कहेंगे कि भाई उसको वो एंग्जाइटी हुई जब बच्चा बड़ा हुआ, तो कि बच्चा यहाँ वहाँ जा रहे, कहीं लग जाएगा, कुछ होगा। और सबकॉन्शियस में कहीं कोने में यह बात भी थी कि अरे मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी, वॉशिंग पाउडर गया, तो शायद ये 2 चीज़ें कहीं लिंक हो गई और बार बार उसको उसी की ओसीडी होने लगी। तो ऐसे कुछ कारण भी मिल सकते हैं और उस पर भी हमें कोशिश करके विजय प्राप्त करनी है, जो साइकोथेरेपी में हो सकता है, जिसको हम ना सेल्फ हेल्प टेक्निक कहते हैं, कि आपको डॉक्टर के पास जाना न पड़े। तो सेल्फ हेल्प भी मदद रूप है। ये जो कहा हम अपने आप करें, कुछ मन और शरीर को रिलैक्स करने की टेक्निक सीखे, और सबसे अच्छा है मेडिटेशन। मेडिटेशन का अभ्यास बहुत रीति से आपको मदद करेगा। मेडिटेशन का अभ्यास सबसे पहले तो आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा, कि जब मन शांत होगा, रिलैक्स होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको वो रियलाइजेशन आएगा कि भी ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, इस पर विजय प्राप्त करना है। सेकंड, मेडिटेशन का अभ्यास आपका विल पावर भी बढ़ाता है। आज जानते हुए भी लोग उससे लड़ना नहीं चाहते। एक और मेरा पेशेंट है कि जो क्या करता है, जब स्नान करता है ना, तब बाहर माँ को बोलता है कि यहाँ खड़े हो जाओ और ऐसा ऐसा बोलो, और उसको तसल्ली नहीं होती है। 6 घंटे भी हो जाए, माँ रोने लगे तो भी वो बोलेगा नहीं तुमने बरोबर नहीं बोला, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, चलता ही रहेगा। तो उसको मालूम है, परंतु वो लड़ना नहीं चाहता है उसके साथ। मेडिटेशन से आपका विल पावर बढ़ता है, और मेडिटेशन से जब विल पावर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक आप इससे लड़ते हो। मेडिटेशन का अभ्यास आपके जो ब्रेन के सर्किट्स ठीक से काम नहीं करते, उसको ठीक करने में भी ऑटोमेटिक मदद करता है। कुछ स्पेशल नहीं करना है, जस्ट अगर आप रोज करीब 20-25 मिनट दिन में 2 बार या 3 बार मेडिटेशन करो, जो हर प्रकार से आपको मदद करेगा, तो उससे ऑटोमेटिक ब्रेन के सर्किट्स है वह हेल्दी होते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक संतुलन निर्माण करता है। दूसरा, मेडिटेशन से वो गिल्ट फीलिंग भी जाती है। मेडिटेशन में जो मूल बात है, जब मैं भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन करने लगा, तो तब
मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी कि इस ज्ञान से स्वमान बढ़ता है ना। झुप्पड़पट्टी के गरीब लोग भी आते थे, भी पहले दिन आए, स्नान करके भी नहीं आए, कैसे भी गंदे कपड़े, लेकिन अगर 15-20 दिन आने लगे ना, तो भले उनकी कोई इनकम नहीं बढ़ी, परंतु अच्छे से तैयार होके आए, स्नान करके आए, ठीक से कपड़े पहन के धो करके आए, शराब पीना छूट गया। क्यों? क्योंकि ये जो मेडिटेशन उससे ऑटोमेटिक आता है कि भी मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। दूसरा कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। एक स्वमान के रूप में भी आप अपने आप को दे सकते हैं कि दिन में करीब 7 बार ये रिपीट करो कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं और मेरे में शक्ति है, मैं कोई भी आदत पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता हूं। मेडिटेशन में परमात्मा से भी जब शक्ति मिलती है, परमात्मा से भी शांति मिलती है। कहीं चलो गहराई में ये भी है कि मैं अपवित्र हूं, तो भी यह सोचो मेडिटेशन करके कि परमात्मा पवित्रता के सागर है, मैं उनकी संतान हूं, तो मेरे में भी वो पवित्रता आ रही है, मैं भी पवित्र बन रहा हूं। तो इससे भी जब वो ऑटोमेटिक आएगा तो ये बीमारी पर विजय प्राप्त करने में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सिर्फ आवश्यकता है कि इसका अभ्यास करना। अब अगर आपको ओसीडी है तो एक तो इसको समझ लो, फिर ये जो सारी बातें बताएं उसका अभ्यास करो। देखो, और एक पूरा करने से पहले आपको सिंपल सी टिप देता हूँ, बहुत ही पावरफुल ये टिप है कि जो मैंने कहा कि ब्रेन के सर्किट्स है वह डैमेज हुए तो वो ठीक से काम नहीं करते, तो क्या करो, दोष वो सर्किट को दो, अपने आप को नहीं दो कि भी वो सर्किट ठीक से काम नहीं करते इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे, वो सर्किट ठीक से काम नहीं कर रहा इसलिए मुझे लगता है मैंने अभी भी पैसे ठीक से गिनती नहीं किए, या तो और कुछ। तो बोले वो सर्किट को जो करना हो करो, मैं अपना काम करूंगा। आज कई बार होता है ना, आवश्यकता है तो भी बहुत गर्मी है फिर भी व्यक्ति जाकर के काम करता है, उसे वो दोष उसको देगा कि भाई एटमॉस्फेयर गर्म है परंतु मुझे काम करना है। देखो परिवारों में झगड़े होते तो बोलते हैं उसका दोष है, मेरा नहीं है। तो यहाँ भी आप वो जो ब्रेन के सर्किट्स को, केमिकल्स को दोष दो, और मैं तो अच्छा हूँ तो इसलिए मुझे वो रिपीटेशन नहीं करना है, भी वो बोल रहा है। जैसे कि ना कि भी कोई आपका दुश्मन है, वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, परंतु जब आपको मालूम पड़ता है कि दुश्मन है तो उसकी बात आप सुनते नहीं, आप सही राय पे ही जाते हो। ऐसे ये समझ लो कि वो अंदर में वो दुश्मन है जो मुझे बोल रहा है कि हाथ दो, पैसे गिन, इधर राइट हो लेफ्ट हो, परंतु उसको मुझे सुनना नहीं है। बस मैं समझता हूँ कि आप ये सब बातें जरूर करेंगे तो इस बीमारी पर अपने आप भी विजय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फिर भी नहीं हो तो अच्छे डॉक्टर की भी राय ले सकते हैं और कोशिश ये करने की भी कम से कम दवाई और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प, मेडिटेशन आदि, तो आप देखेंगे कि बीमारी पर तो विजय प्राप्त करेंगे ही परंतु आपकी स्व उन्नति भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।